नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ता और पत्रकार, वर्तमान में गुजराती साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश त्रिवेदी। आपका स्वागत है डॉक्टर त्रिवेदी। आपने पर्यावरण को लेकर तब खबरें लिखना शुरू किया था, तब पर्यावरण के मुद्दों पर काम शुरू किया था जब पर्यावरण की बातें करना कोई पसंद नहीं करता था। लोगों को लगता था कि पर्यावरण में कोई मुद्दा है। अब आपकी गतिविधियां कहां चल रही हैं? पर्यावरण का जो शिक्षा का काम है वो चल रहा है, जागरूकता लाने का काम चल रहा है, और तब और आज में काफ़ी अंतर आ गया है। बहुत सारे मुद्दे पर्यावरण के खड़े हो गए हैं जो उस जमाने में नहीं थे, और शुरुआत हमने पौधारोपण के जरिए की थी। और आज तो आप मुझे याद है कि आपने इंदौर इको सोसाइटी बनाई थी और सुदामा नगर रोड पर, हाँ। महू नाका से सुदामा नगर रोड पर आपने वृक्ष लगाए थे, जो बड़े बड़े विशाल दरख्तों में तब्दील हो गए, जो पौधे लगाए थे। कारण स्मृति पथ के रूप में आपने उसको विकसित किया था, जिसके आधार पर आज पितृ पर्वत बना है। कारण ये था कि नगर निगम जो है वो नगर निगम सीमा में पेड़ लगाता था। वन महोत्सव सरकारी स्तर पर मनाया जाता था साल में एक दिन, और उसके बाद सब भूल जाते थे। हमारी इच्छा हुई कि भाई इंदौर की कई ऐसी सड़कें हैं जो वीरान पड़ी हुई हैं, जिनमें पेड़ नहीं है, क्यों ना नागरिकों को हम जोड़ें और पीपल्स पार्टिसिपेशन के साथ, जन भागीदारी के साथ ये पेड़ लगाने का कार्यक्रम करें। तो स्मृति मार्ग का एक कंसेप्ट आया, और उसमें यह था कि भाई अपने परिजनों की, दिवंगत परिजनों की याद में आप पैसे 200-250 रुपये दे दीजिए, उसकी एक जाली बनवा लेते हैं और फिर उन्हीं की स्मृति में एक पेड़ लगा देते हैं। तो इस तरह से लोगों की भागीदारी से ये हरे भरे स्मारक सड़क के किनारे खड़े हो जाएंगे और शहर की एक समस्या भी हल हो जाएगी। आपने पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ लिखा है। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीतमपुर में दफनाने के मामले में क्या ख्याल है आपका? देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से मुद्दा बड़ा गंभीर है, और यूनियन कार्बाइड जो है, ऐसे कई और भी उद्योग हैं जिनसे खतरनाक और जहरीला कचरा निकलता है, लेकिन विकास के लिए इन उद्योगों की भी उतनी ही आवश्यकता है। अब यदि आपने उद्योग खड़े किए हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसके कचरे को, कैसा भी वो कचरा है, उसका निपटान करें। और उसके लिए तकनीकी और विज्ञान ने आपको बहुत सारी नई नई योजनाएं दी हैं, और आप उसके तकनीक के आधार पर ये सब कर सकते हैं। और जो संयंत्र बना है वो भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ही देन है। वो पहला देश का संयंत्र है जो खतरनाक अपशिष्ट का निपटान करने के लिए भारत में बना है जी। रामकी जिसको हमने कहा जी। वो देश का, हाँ, वो देश का पहला संयंत्र है। तो फिर ये अफवाहें क्यों फैलाई जाती है, बात क्यों की जाती है कि अगर यहाँ कचरा जलाया तो तबाही मच जाएगी, भोपाल के जैसा मंजर यहाँ नजर आएगा? देखिए, कचरा इंदौर में जलाया का मुद्दा हम उस दृष्टि से नहीं देखते। पर्यावरण की जब भी बात करते हैं तो हम पूरी पृथ्वी को सामने रख के करते हैं, क्योंकि हम एक पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। चाहे वो कचरा नागपुर में जलाओ, चाहे वो दिल्ली में जले, चाहे वो इंदौर में जले, समस्या यदि वो इंदौर के लिए है तो वो दिल्ली के लिए भी उतनी गंभीर है। केवल ये नहीं सोचना चाहिए स्थानीय स्तर पर कि ये समस्या जो है स्थानीय समस्या, ये पूरी ग्लोबल एक इशू है, और इसको निपटाने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ही मदद ली जा सकती है। क्या वास्तव में इस कचरे को जलाने से या निपटाने से कोई संकट पैदा हो सकता है? देखिए, भस्मक होते हैं, अलग अलग क्षमताओं के भस्मक होते हैं, और उसमें ये दिया गया है कि भाई इस तरह इन पर्टिकुलर इंसिनरेटर में जो है आप इस कचरे को जलाएंगे तो वो राख में तब्दील हो जाएगा और पर्यावरण को दूषित भी नहीं करेगा। हमारा मेडिकल वेस्ट भी तो हम भस्मक में इसी तरह से भस्म करते हैं। तो ये विज्ञान नहीं तो हमको, टेक्नोलॉजी ने तो हमको ये दिया है, अदरवाइज हम मेडिकल वेस्ट को कहाँ ले जाएंगे? तो इस तरह से खतरनाक अपशिष्ट जो है उसके निपटान की ये बड़ी सोची समझी और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, और इसको विश्वास करके इसको अडॉप्ट करना ही चाहिए। एक पूर्व मंत्री ने कहा था कि दशकों से वह कचरा भोपाल में पड़ा है, कई बारिशें हो गई और उस कांड के बाद ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। चूंकि उस कचरे को यहाँ जलाया जाएगा और उसकी राख को
जमीन के भीतर दफना दिया जाएगा, इसलिए उससे कोई खतरा नहीं है। आप एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे इस बात? भाई लैंडफिल जो है, लैंड फिलिंग एक सिस्टम है, एक पद्धति है कचरा निपटान की, और एक फ्रूटफुल सिस्टम है। उसी पद्धति को किस तरह से अपनाया जाता है वो जनता के बीच में जाके बताना चाहिए। जनता को भी इसका ज्ञान देना चाहिए कि भाई पर्यावरण का प्रबंधन आखिर क्या है। पर्यावरण की समस्या तो सब जानते हैं, लेकिन समस्याओं का निराकरण करने का, समाधान ढूंढने का भी तो कोई विज्ञान है, और वो प्रबंधन जो है उसको हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो जनता को हमें समाधान का मार्ग भी विश्वास के साथ बताना पड़ेगा कि समाधान इस तरह से किया जा सकता है। जब भी पर्यावरण की बात होती है तो पर्यावरण एक बहुत बड़े धंधे में तब्दील हो गया। पर्यावरण विद के नाम पर पर्यावरण, कई एनजीओ बन गए जो पर्यावरण के नाम पर चंदा खाते हैं, कई ऐसे एनजीओ बन गए जो पर्यावरण के नाम पर उद्योगों को डराते धमकाते हैं, एक मंत्रालय हो गया जो जिसका काम फाइलें अटकाना है। इस सब के बाद भी पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पा रही, क्या कारण? नहीं, यदि वो व्यवसाय में बदलेगा तो कभी भी हम उसके समाधान के मार्ग पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए सरकार को, जनता को और व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को पर्यावरण को जो है वो एक ग्लोबल इशू और प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला समझना चाहिए, जिसमें जनहित सबसे सर्वोपरि होना चाहिए और लोगों का स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, ये हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। पर्यावरण के मायने भी काफी व्यापक हो गए हैं। पहले समझा जाता है कि पेड़ लगाना ही पर्यावरण है, अब पेड़ों को बचाना भी पर्यावरण है, जल संवर्धन पर्यावरण है, जंगल के जीवों को बचाना पर्यावरण है, और क्या क्या चीजें हैं पर्यावरण। देखिए, जब पेड़ लगाना पर्यावरण था, हाँ, तो पेड़ इसलिए लगाते थे कि पेड़ों से 50 पर्यावरण के काम हो रहे हैं। एक ही पेड़ जो है 50 साल तक ऑक्सीजन देता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता भी है, वो आपको खाद भी देता है, वो आपको फल भी देता है, चारा भी देता है, औषधि भी देता है, वो वर्षा नमी को आकर्षित भी करता है, वो इतने सारे तमाम कार्य करता है। इसलिए लोग कहते हैं पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से पर्यावरण का 90% काम तो पेड़ ही निपटा देता है। इसलिए जनता यदि पेड़ लगाने के अभियान में जुटाई जाए तो पर्यावरण को सुधारने का 90% दायित्व पेड़ निपटा देते हैं। इसलिए हम वृक्षारोपण पर जोर देते हैं। हम भारत के लोग कहते हैं कि नदियों को माँ कहते हैं, गंगा हमारी माँ है, यमुना माँ है, लेकिन माँ के साथ जो व्यभिचार, दुष्कर्म हम कर रहे हैं, हमारी नदियों को इतना अपवित्र हम कर रहे हैं, वो सारा दोष सरकार के मत्थे डाल देते कि सरकार उसकी साफ सफाई करे। तो कैसे जागृति आएगी? तो वो लोक शिक्षण से ही संभव है, क्योंकि हम जब तक लोगों को विज्ञान और पर्यावरण की बुनियादी बातें समझाएंगे नहीं सरल भाषा में, और उसके महत्व को जब तक नहीं समझाएंगे, लोग भी जो है बात को समझेंगे नहीं, उसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे। और इसलिए हमको व्यापक स्तर पर जन शिक्षण का कार्यक्रम अपनाना चाहिए। तभी नदियों का संरक्षण होगा, तभी जंगलों का संरक्षण होगा, वन्य जीवों का संरक्षण होगा, और ये पूरी प्रकृति जो है इसको हम अपने साथ विकास के साथ ले चलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जिसको कहते हैं। आपने दुनिया के कई देशों में यात्राएं की है, क्या पाया आपने? भारत में और दूसरे देशों में क्या अंतर है? खासकर किसी देश में पर्यावरण का काम बहुत अच्छा लगा आपको तो बताइए। मैं इजराइल गया था 97 में। इजराइल छोटा सा देश है जहाँ की आबादी बंबई से भी आधी है। उस देश में मैंने देखा कि कुल वर्षा साल भर में 10 इंच होती है, लेकिन पानी का वहाँ कोई संकट नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि तालाब में सारे पहाड़ों से जो पानी नीचे उतरता है बरसात में, उसे एक बड़े तालाब में, सरोवर में इकट्ठा कर लेते हैं। वो जैसे हमारा यशवंत सागर है, ऐसा वहाँ गैलीली सागर है, और पूरा वो गैलीली सागर साल भर तक पानी का जो है प्रदाय करता है पूरे इजराइल को। पर वो एक एक पानी की बूंद को बचाते हैं। तो कुछ उन्होंने ऐसी पद्धतियां भी अपनाई है इरिगेशन की जिसमें ज्यादा पानी नहीं लगता। तो इस तरह से संरक्षण के उपाय भी साथ चलते हैं, प्रबंधन भी चलता है, और प्रकृति के साथ वो संघर्ष करते हुए आत्मनिर्भर हो गए हैं। अपने जो कुछ भी प्रकृति ने उन्हें दिया है उसी में संतोष करके उन्होंने अपने विज्ञान और टेक्नोलॉजी और प्रबंधन के ज्ञान से उसको और समृद्ध बना लिया। वो केले जैसे फल जो है रेगिस्तान में उगा रहे हैं, जो हम महाराष्ट्र में उगाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सिंचित खेती है और पानी की कमी नहीं है, लेकिन रेगिस्तान में केले उगते हों, ये इजराइल में जाके देखा जा सकता है। इंदौर की बात करें, इंदौर में पर्यावरण की क्या चुनौतियां हैं? नर्मदा का इतना पानी हम लाते हैं, लेकिन बड़ा
भाग उसका नष्ट हो जाता है, रास्ते में बर्बाद हो जाता है। इंदौर के सामने पर्यावरण की बहुत सारी चुनौतियां हैं। पानी ले आना ही केवल पर्याप्त नहीं है, पानी को लाकर हम करते क्या हैं? हम फिर से एक नदी में छोड़ देते हैं, उसको नाले में छोड़ देते हैं। तो जितना गैलन पानी, करोड़ों गैलन पानी, लाखों गैलन पानी नर्मदा से आपने उलीचा मोटर के द्वारा, पंप के द्वारा, और आपने उसको फिर ढोल दिया उपयोग करने के बाद। लेकिन इसके बाद वो कहाँ गया? उसका कोई रिसाइकल, उसका पुनः उपयोग कोई योजना ही नहीं हमारे सामने। यदि हम अपनी पुनः उपयोग की कोई अच्छी योजना बनाते तो शायद जितनी मांग प्रतिदिन हम नर्मदा से कर रहे हैं वो आधी हो जाती, और हम 1 महीने का पानी 2 महीने तक चला सकते थे। तो इस तरह से हमको आज ही इस बात पर ध्यान देना है। हमारा जो मेला है शहर का, वो पूरा खुला है, और हम घर पर तो ड्रेनेज सिस्टम से काम चलाते हैं, लेकिन शहर को हमने पूरा खोल दिया है, और सारी ड्रेनेज हमारी ओपन खान नदी, जिसको हम नाला बना दिया हमने, उसमें बहता रहता है वो। तो हमारे पास ड्रेनेज का भी कोई सिस्टम नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट का हमारे कोई प्लान नहीं, वाटर का रीयूज का कोई प्लान नहीं, रिसाइकलिंग का कोई प्लान नहीं। तो यदि ये सब साथ में न हो तो फिर इस विकास का कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन ये बहुत पैसे लगाने वाला काम है, अरबों रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करने तो जितना पानी लाने में खर्च हो रहा है, हाँ। यदि हम उसी के साथ इसकी भी योजना बनाएं तो जो खर्च हमने किया है वो लंबे समय तक हम चला भी तो सकते हैं। उसके लिए ये भी तो जरूरी है। इंदौर, लोग कहते हैं कि कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, कैसे बचाव हो सकता है? हरियाली कैसे बचे इंदौर में? इंदौर में हरियाली को विकसित करना है। हरियाली जो सड़कें चौड़ी करने में इन्होंने उजाड़ दी हैं, अब 6 लेन बन रही है, पहले 4 लेन बन रही थी। हमारा कोई प्लानिंग नहीं है। हम 2 साल पहले 4 लेन बना रहे थे, उसी के बाद हमें लगा कि 6 लेन बनाएं, तो अब हम और आगे जा रहे हैं। 2 साल हो सकता है हम लंबे प्लानिंग में बहुत सारे पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी आप बनाए तो उसके लिए प्रावधान रखिए। पेड़ों के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी है। हमारे सड़कों पर अब पेड़ों को लगाने के लिए स्थान ही नहीं है। हम इमली का पेड़ काटते हैं और कनेर का पौधा लगाते हैं, क्योंकि कनेर के लिए जगह है, इमली के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो इस तरह से हमने नीम, इमली, आम, ऐसे सब बड़े बड़े पेड़ जो थे उनके लिए सारा स्थान हमने सड़कों को दे दिया, और अब डिवाइडर में हम कनेर और नारियल के पेड़ लगा के मन संतोष कर रहे हैं कि हमने हरा भरा कर दिया इंदौर को। राकेश, ये भी बताइए कि फलदार पौधों की कितनी कम मांग क्यों हो गई? फलदार, पहले लोग जब भी पेड़ लगाने की बात होती थी तो फलदार पौधे लगाते थे कि पेड़ बने, आम लगाते थे, जामुन लगाते थे, कबीत लगाते थे, इमली लगाते थे, आंवला लगाते थे। अब ये सब चीजें गायब होती जा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इमली वगैरह हैं इनके लिए तो बहुत बड़ा स्थान चाहिए, जामुन के लिए बड़ा स्थान चाहिए। जाम और चीकू और छोटे छोटे दूसरे जो फलों के पेड़ हैं वो तो लोग ग्राफ्टेड वैरायटी लगा रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस तो आई है, और फलों के झाड़ लोगों के घरों में लगे हैं। लेकिन सड़कों पर अब ये सब चीजें कम होती जा रही, क्योंकि सड़कों पर लगाना इसको पसंद। दिल्ली जैसे शहर में आप देखेंगे कि बड़े प्रमुख मार्गों पर जामुन के पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। तो केवल दिल्ली में लगे हैं, उसके बाद पूरे भारत में कहीं दिखाई नहीं देते। और हर जगह मैं दिल्ली का ही उदाहरण देता हूँ, आप भी दे रहे हैं जी, और इंदौर वालों को भी देते हैं कि दुनिया में सब सड़क किनारे बड़े बड़े पेड़ लगे, ये इंदौर की सड़क क्यों पेड़ लगाने से खराब हो रही है और यहाँ क्यों नहीं लगाए जा रहे? तो क्या कारण लगता है आपको? इसके लिए जो योजना बने उस नक्शे में ही उसको प्लान करना चाहिए। ड्रेनेज के लिए, केबल तो के लिए अच्छी योजना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए, 1 अरब रुपए के प्लांट बन रहे हैं कि पानी की निकासी, सीवेज की निकासी यहाँ से होगी। तो वो योजनाएं कहाँ अटक जाती है? योजनाएं कागज पर बनती है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता उसका। अब नगर निगम को किसने इस योजना को बनाने के लिए रोका है कि भाई आप पेड़ मत लगाओ? पेड़ तो आजकल बड़े बड़े लगते हैं, 15-15 पुराने, 20-20 साल पुराने पेड़ आप सड़कों पे लगा सकते हैं। आप उन्हें, बड़े पेड़ों को आप अपनी नर्सरी में डेवलप कर सकते हैं, और आपने 50 पेड़ काटे उसकी जगह आप 200 लगा के दिखा सकते हैं। पर आपका एक कमिटमेंट हो शहर के प्रति, पर्यावरण के प्रति, तो संभव है ना। क्या इंदौर के लोगों में भी कमिटमेंट की कमी है? कमिटमेंट की पूरे राष्ट्र में ही कमी है। हम ये अपने हर मुद्दे पर अपने राष्ट्र को इसी बात को लेकर कोसते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारी जनता यदि ठान ले तो शायद मैं सोचता हूँ कि सब समस्या अच्छी हल हो सकती है, करप्शन भी दूर हो सकता है, पर्यावरण भी सुधर सकता है।
वाह राकेश जी, आपने बढ़िया बात की। अगर जनता ठान ले तो करप्शन भी दूर हो सकता है, पर्यावरण सुधर सकता है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।